सबसे पहले जिस कैंपस में हम हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पूरे प्रदेश या देश में जाता हूं, सरकारी और एडेड कॉलेज का हाल इस तरह कहीं नहीं मिला, मुझे कहीं नहीं मिला। एडेड कॉलेज का मतलब होता जीर्ण छीर्ण, टपकता गिरता ऐसा, लेकिन आपने जो शानदार कैंपस दिया है, और शायद हमारा आपका जुड़ाव बहुत गहरा है, क्योंकि अटेवा का जो झंडा है वो पिंक है, और आपके जितने बॉर्डर हैं हमने देखा स्कूल के सब पिंक हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं ऊपर वाले की मर्जी है। और आपने जैसे कहा कि आप विद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं और एनपीएस में हैं, आप एनपीएस के साथ या पुरानी पेंशन की लड़ाई को, ताकत को समझा कि नहीं समझा? एक विद्यालय का प्रिंसिपल भी पुरानी पेंशन चाहता है। आने वाले टाइम में इस प्रदेश का जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो भी एनपीएस वाला होगा, वो भी होगा। तो इस लड़ाई के ताकत को समझिए। तो मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया देते हुए धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने समस्त ब्लॉक के, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं क्या, इस बीच में एक बार खड़े हो जाए तो, जहां वही खड़े हो जाए। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के महामंत्री असली न्यू ईयर है अटेवा के, सच बताऊं इनके लिए 2000 तालियां, क्योंकि सारा कुछ जो दृश्य दिखता है ऊपर, ये वही न्यू है अटेवा के। और ब्लॉक के समस्त साथियों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे पास जिला के कमेटी के लोग होंगे। जिला कमेटी में कितने लोग हैं, खड़े हो जाए, जहां भी है जिला कमेटी के लोग। ये हमारे जिला के कमांडर हैं, और इनके हाथ में इनके बहुत कुछ निर्भर, इन पर जिम्मेदारी होती है कि संगठन कैसे चलेगा, आंदोलन कैसे बढ़ेगा, ऊपर से जो दिशा निर्देश आ रहा है कैसे चालू होगा, इन पर बड़ी जिम्मेदारी। इनको भी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे मंडल के और प्रदेश के पदाधिकारी हमारे बीच में आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। उसके बाद हमारे तमाम जिलों के तमाम जिला संयोजक, वो भी हमारे बीच में है। अगर नाम ना लो तो आप नाराज नहीं होना, क्योंकि बहुत लंबा लग जाएगा। हम मुद्दों पर बातें हैं, ज्यादा सही रहेगा। हम बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आपका नाम छूट जाए तो छूट जाने देना, बस छूट जाए, इस कार्यक्रम में आने की वजह से बस छूट जाए तो छूट जाने देना, ट्रेन अगर आपकी छूट जाए तो छूट जाने देना, ओपीएस ना छूटने पाए, सब सही हो जाएगा। सहमत है? बाकी व्यक्तिगत रूप से मैं सबको जानता हूं, क्योंकि ये संगठन यूं ही नहीं खड़ा हुआ है। डोर डोर, ब्लॉक जिला दौड़ दौड़ के पिछले 12 सालों से 13 सालों से खड़ा किया हूं, इसलिए एक एक को जानता हूं, पहचानता हूं। लेकिन नाम लेने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैं अपने सीधे मुद्दे पे आता हूं। आज कौन सी तारीख है? 24 अगस्त। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 24 अगस्त कुछ याद आ रहा है? और आज ऐतिहासिक है, खास करके लखीमपुर के साथियों का, कि आज 24 अगस्त है। आज ही से एक साल पहले 24 अगस्त 2024 को यूपीएस लाया गया था। आज उसकी बरसी है। क्या है? आज ही है। यूपीएस आज ही के दिन ऐलान हुआ था, पिछले एक साल पहले। और आज हम लखीमपुर में हैं और हम सब मिलकर उसकी बरसी मना रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है इसका नामो निशान ना रहे, ये लखीमपुर गवाह रहेगा इस डेट की। इसके अलावा एक डेट और है, थोड़ा और पीछे अगर आप जाएंगे तो याद होगा आपको। 24 अगस्त 16, किसी को याद आ रहा है? 24 अगस्त 16 याद आ रहा है? जब रामलीला लक्ष्मण मेला मैदान, लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान गोमती के किनारे आपके बुढ़ापे की लाठी के लिए 21 अगस्त से लगातार हमारे अटेवियंस 21 लोग लगातार भूख हड़ताल पर थे, और लगातार 5 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे आपकी पुरानी पेंशन के लिए। आज का अटेवा नहीं है। अटेवा यूं ही नहीं आया कि आपने विश्वास कर लिया। 2016 की बात कर रहा हूं। 2016 को 24 अगस्त को जब भूख हड़ताल हमारी खत्म हुई, तो पहली बार एनपीएस के इस इतिहास में
ऐसे दो चीजें हमने उपलब्धि दिलाई, अटेवा ने दिलाई, आपके संघर्ष ने दिलाई कि हमको कोरोना काल में उसका बहुत याद आई। 24 अगस्त 16 की वो भूख हड़ताल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एनपीएस में ग्रेजुटी और पारिवारिक पेंशन देने का काम किया था। ये अटेवा के संघर्ष का परिणाम। अगर उपलब्धियों पे आपकी ताली नहीं बज रही है तो आप बिना उपलब्धि के पूरा जीवन गुजारेंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जब आपकी उपलब्धियां आए और चुटुर पुटुर करने लगते हैं, एक जोरदार तालियां ग्रेजुटी और पारिवारिक पेंशन के लिए होनी चाहिए। उस समय एक उपलब्धि जुड़ी और आपको जानकारी का आश्चर्य होगा कि जब भी कोई आता है तो केंद्र सरकार से आता है, रेल से आता है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ग्रेजुटी पारिवारिक पेंशन उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और उसके बाद तमाम राज्यों में होते हुए केंद्र सरकार गई। उल्टी धारा अटेवा ने बहाया है, उल्टी धारा बहाया है। हमको भी एहसास नहीं हुआ था पारिवारिक पेंशन का, मिल तो गया था, लगा था ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब कोरोना आया हमारे बहुत सारे साथी उस बीच में चले गए और जिस कोरोना के टाइम में पारिवारिक पेंशन का उनके परिवार को सुरक्षा मिली तो हम सबको लगा कि शायद हम लोगों ने जीवन में कुछ अच्छा काम किए हैं, कुछ अच्छा और बेहतर हुआ है। मुझे याद है हमारे अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्रा भी उसी कोरोना टाइम में चले गए। लेकिन जब एक ग्रेजुटी पारिवारिक पेंशन का मामला आया, आज भी उनकी पत्नी को एजिटेड पारिवारिक पेंशन 32,000 रुपए का योगदान उनके परिवार को मिल रहा है। अटेवा का संघर्षों का इतिहास है, ये कोई आज नहीं है। कुकुर कुत्ते की तरह तमाम लोग बैनर पेंशन बहाली का बना लेते हैं, लेकिन संघर्षों की बात हम 16 की कर रहे हैं 25 में। हमने उस समय इस लड़ाई को कहां से कहां तक ले जाने का काम किया और मुझे खुशी है उन तमाम कोरोना के समय में परिवार में जो लोग नहीं रहे, दुनिया छोड़ के चले गए, उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन एज इट इज पारिवारिक पुरानी पेंशन मिल रही है। तो कम से कम जो 1200-1600 रुपए पाते हैं एनपीएस में, वो 32,000 35,000 पा रहे हैं। आपको लगता होगा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन परिवारों पर संकट आता है उस समय उनके भरण पोषण परिवार को पालने का बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है। उस दौर में ये पैसा, ये पारिवारिक पेंशन उनके जीवन को ताकत देती है। मुझे खुशी इस बात के लिए है। आपके भी जिले में तमाम लोग हुए होंगे, आपके भी लखीमपुर में तमाम लोग कोरोना काल में गए होंगे। पता लगा लेना, सबको पारिवारिक पेंशन मिल रही है। उनके घरों में पारिवारिक पेंशन दिलाने का काम अटेवा के संघर्षों की बदौलत हुआ है। आज 24 अगस्त है, अचानक मुझे वो बात आई कि हम लोग बैठे थे और जान लेना ये अगस्त का महीना बरसात का होता है। हम लोग जिस हालातों में वहां बैठे थे 5-6 दिन लगातार, मच्छर अलग से आ रहे थे, पानी अलग से बरस रहा था, टेंट की व्यवस्था नहीं थी, लोग पूरे प्रदेश से लोग चले आ रहे थे और भूख हड़ताल पे बैठना, बोलना, मैनेजमेंट करना। उस समय राजशेखर साहब लखनऊ के डीएम थे, हमको बुलाए, हमारी टीम को बुलाए, हम लोग उनके पास गए। उन्होंने कहा यार भूख हड़ताल पर ना बैठो, लड़ाई लड़ो लेकिन खा पी के लड़ो। उनकी बात समझ में आई। उसी के बाद फिर हमने तय किया, एक आईएएस अगर मंत्र दे रहा, कहा मुझे भी पुरानी पेंशन चाहिए, लेकिन सरकारें संवेदन होनी होती है, इनसे लड़के खा पी के लड़ो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पेंशन हक है, पेंशन हक है। और आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है, आज आपके बीच में 24 तारीख को हूं, 21 तारीख को मैं गुजरात था। कितने लोग पता है? वाह भाई, काफी लोग खबर रखते हैं इसका मतलब, और बाकी लोग नहीं रखे। आप रखो या न रखो, लेकिन सरकार हमारे ऊपर नजर रखती है। आज मैं यहां आया हूं तो उसको खबर है, मेरा मोबाइल सर्विलांस में 24 घंटा रहता है। मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, सब पता रहता है। उसके बाद भी लड़ता हूं, और जब गुजरात की बात आए तो फिर और बात है। और आप सब वो प्रोग्राम पहले नहीं देखा होगा, पहले नहीं जाना होगा, क्योंकि इसके बाद 2 बार मैं गुजरात गया। तो जब मैं प्रोग्राम दिया तो गुजरात में हमारे प्रोग्राम कैंसिल, हमारे हाल कैंसिल। इस बार अब की हमने सोशल मीडिया पर डाला ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला होगा, इसलिए कि हाल कहीं कैंसिल ना हो जाए। हम जब पहुंच जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन सरकार तो सरकार, उसको रात में पता चला इस कार्यक्रम को जो होने वाला है गुजरात में, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों का एक समन्वय मंडल, उसके अध्यक्ष और मंत्रियों की पूरे गुजरात के लोगों की बैठक थी, जिसमें आपका नेता, आपका अध्यक्ष चीफ गेस्ट था गुजरात में। और जैसे रात 11 बजे उनको पता चला कि विजय बंधु जी उसके चीफ गेस्ट हैं, रात 11 बजे
अंबेडकर सभागार को गुजरात सरकार ने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। नहीं, आप नहीं कर सकते, विजय बंधु आ रहे हैं और विजय बंधु सरकार खिलाफ बोलते, भाजपा खिलाफ बोलते, जो भी सरकारें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, भाजपा हमारे मुद्दे के खिलाफ है। तो गलती किसकी है? मेरी है, उनकी है? मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप मेरी पुरानी पेंशन बहाल करा दो, सबसे बड़ा समर्थक मैं होऊंगा, सबसे बड़ी माला मैं पहनाऊंगा। और जो मेरे मुद्दे के खिलाफ होगा, मैं डंके की चोट पर उसके खिलाफ हूं। लाई चीपी वाली बात नहीं, यही बात मैंने गुजरात में जाके बोली कि दूसरा तुरंत हुआ। विश्वकर्मा हॉल था, वहां बुक किया गया और सारे के सारे लोग बहुत गुस्से में थे कि लोकतंत्र के देश में अपनी बात नहीं कर सकते। आप पेंशन दो या न दो, ये आपका धर्म है, लेकिन बात भी कहने न दो, ये गलत है, ये लोकतंत्र नहीं है। अपनी बात तो हम कह सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात के सारे शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने एक समन्वय बैठक करके अटेवा एनएमओपीएस के साथ पूरी ताकत के साथ आगामी कार्यक्रम में पूरा गुजरात उतरने जा रहा, मैं आपको आज बता रहा हूं। और हम भी थोड़ा होशियारी से काम कर रहे हैं। अब आगे हमने कहा जहां की जड़ है वही मट्ठा डाला जाए। ठीक रहा कि नहीं? क्योंकि आदमी दुनिया में बहुत ताकतवर हो सकता है, अगर घर कमजोर कर दिया जाए तो फिर कहीं कमजोरी उसकी दिखाई पड़ने लगती है। और हमने अपनी घर से शुरुआत की। ठीक किया या नहीं? सही किया नहीं? अब आप कहोगे नहीं, अगर हम हाथ उठा लेंगे तो हम चिन्हित हो जाएंगे। अरे मैं लाइव बोल रहा हूं, लाइव चल रहा है, पूरा देश जा रहा है। जब आपका नेतृत्व नहीं डर रहा है, आपका नेतृत्व लड़ रहा है, तो आपको डरने की। अरे पहली कार्रवाई होगी तो विजय बंधु पर होगी, पहली कार्रवाई विजय बंधु पर होगी। और ऐसे भी नहीं, संघर्षों में तगमे लगे हैं, 22 मुकदमे के तगमे लगे हैं हमारे ऊपर। हमने डकैती नहीं की, हमने मर्डर नहीं किया, हमने आपके पक्ष की आवाज उठाई, इसके बदले 22 FIR मेरे ऊपर है। जय वाह, जय वाह, एक ही मिशन, विजय बंधु। और मैं गुजरात के लोगों से कह के आया हूं कि गुजरात के लोग होशियार होते हैं, तो क्या कर्मचारी होशियार नहीं है? अगर आप गुजरात के लोग सपने को सिद्ध करो होशियार हो, तो पहले पेंशन ले लो, पेंशन ले लो तो आप होशियार माने जाओगे, नहीं तो। और अब की उतना ही कर लिए हैं कि कहानी गुजरात से ही शुरू करूंगा। अरे लोग नाम लेना नहीं पसंद करते, मैं सीधे बोल रहा हूं। समय दौर चल रहा है जो ना, ये दौर चल रहा है, इसमें राजनेता राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। उस दौर में अटेवा बोल रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। जिस दौर में चारों तरफ खामोशी है, उस दौर में अटेवा और अटेवियंस संवाद कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, इस दौर में बोलना युद्ध के बराबर है, बोलना युद्ध के बराबर। जैसे एक युद्ध आप लड़ते हो, उसे आज बोलना है, बोल दे तो आदमी युद्ध के बराबर है। उस दौर में खड़ा हुआ, उस दौर में हमारे विश्वनाथ जैसे जाबाज साथी लखीमपुर में हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। उस दौर में संदीप वर्मा कह रहे हैं चाहे जो हो जाए इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है। राजेश पांडे चिल्ला कह रहे हैं हम नौकरी करते हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन अपनी आवाज को भी हम झुकने नहीं देंगे। ये उस दौर में बोला जा रहा है। मुझे नहीं पता आज आप किस ग्रुप में इसको लेते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं, जब आने वाले इतिहास में कभी कोई पन्ना इतिहास का लिखेगा कि जब सारे लोग चुप हो गए थे, जब सारे लोग हक की बात छोड़ दिए थे, कुछ चंद लोग थे जो कहा करते थे पेंशन हक है, पेंशन हक है। कौन लोग हैं? वही अटेवियंस हैं। वो इतिहास में दर्ज होगा। और डर के जीने से अच्छा मर जाना है। वो शोले की वो डायलॉग याद है ना? शोले का डायलॉग याद है क्या? जो डर गया, जो डर गया, मरना तो एक दिन है ही है, कुछ करके मरेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको बहुत हकीकत बता रहा हूं, जिस तरह नौकरियां चल रही, जिस तरह से शासन का विभाग का काम चल रहा है, एक दिन सबके ऊपर गाज गिरेगी, तो हत्या होने से अच्छा शहीद हो जाना ठीक है।
तो कितने लोग तैयार हैं शहीदी के लिए? तैयार हैं? हमको अच्छा लगता है जब भगत सिंह को हम पढ़ते हैं, जब चंद्रशेखर को पढ़ते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह को पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, रोए खड़े होते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम आगे पीछे देखने लगते हैं। सोचो, वो बितानी हुकूमत जिसके सूरस्त नहीं होते थे, उस समय भगत सिंह ने कहा इनकलाब, इनकलाब, बोला या नहीं बोला? और उनको पता था पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें पता था फांसी मिलेगी। आपको तो कन्फर्म है जीतने के बाद पेंशन मिलेगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो तैयार है? दोनों हाथ ऊपर उठा करके, मुट्ठी बंद करके, जय युवा, जय युवा, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद। जब लोग कहते हैं विजय बंधु आपको हिम्मत और ताकत कहां से आती है, इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़ कैसे कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं जब मैं लखीमपुर गया आपके गुरु नानक इंटर कॉलेज में, तो वहां प्रिंसिपल साहब ने हमारे लिए सब निःशुल्क कर दिया था। हिम्मत बढ़ती है, कुछ लोग हैं अच्छे काम में मदद करने वाले, इसे हिम्मत आती है, इसे हिम्मत आती है। लोग पूछते हैं हमसे, तमाम देश के कोने कोने में जाते हैं। एक बार मैं झारखंड गया, झारखंड से वहां भागा भागा आया, फ्लाइट को देर हो रही थी, वहां चेकिंग होती है, सिस्टम है, उसमें काफी टाइम लगता है चेकिंग करने में। एक मैडम आई कि बैग रखिए, आपका चेक करना, उसके बाद आप अंदर जा सके। हमने कहा मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, और अगर छूट गई झारखंड से तो 2 दिन हमें फिर फ्लाइट नहीं मिलेगी, मैं यही रह जाऊंगा। और नौकरी पेशा आदमी हूं, 14 CL है, बच्चों को देख नहीं पाते लोग, हम पूरा देश हमको देखना पड़ता है। तो उन्होंने नहीं, चेक कराना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। ये चेक कराते चलते हमने कहा मैडम लेट हो जाएगा। तब तक एक अर्धसैनिक बल हमको देख रहा था और मेरे पास आया, धीरे से मेरे कान में कहा, सर विजय कुमार बंधु हैं आप? हम कहे हाँ। कह सलूट करता हूं, बैग उठाया, कहा मैडम जाने दो, कोई तो है जो मेरे लिए बोलता है। कोई तो है जो मेरी आवाज लगाता है। वहां से भी हिम्मत मिलती है कि हमको, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और लेकर चेक नहीं कराया, सीधे प्लेन के अंदर बैठाया और सलूट किया और कहा सर हम गोली तो चला सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। धन है आपको, आपकी टीम को, कि आप मेरी आवाज लगाते हो कि देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन, देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? और मैं इसी साथ प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं, देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? देश के लिए जान, आन, मान, शान और कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं, और घर में एसी में बैठकर राजनेता 4-4 पेंशन लेता है और राष्ट्रवाद की परिभाषा हमको सिखाते हैं। यही सवाल कुछ सत्ता को तीखा लगता है, यही सवाल मेरा पूछना कुछ लोगों को आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन मैं सवाल सच है या झूठ है आप बताओ। मैं तो कहता हूं इस देश के अगर पुरानी पेंशन सबसे पहला हक है तो देश के अर्धसैनिक बलों का हक है या नहीं है? पहला हक उनका बनता है। अरे माँ बाप को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके देश की सुरक्षा में, और लौटेंगे नहीं लौटेंगे इसका भरोसा भी नहीं रहता, उसके बाद भी वहां पर खड़े डटे रहते हैं, अपनी सर्वस्व कुर्बानी देते हैं, उनको पेंशन नहीं देंगे। और हमने उनसे वादा किया है, और लखीमपुर के साथियों आपसे भी एक वादा, उनके हाथ में हाथ मिलाने और साथ में साथ मिलाने को कहूंगा। हमने उनसे कहा है कि आप चिंता नहीं करना, आप देश की सुरक्षा करना, आपके बुढ़ापे की सुरक्षा ये लखीमपुर के साथी मिलकर करेंगे, उसको लड़ाई को लड़ेंगे। तैयार हैं? अब आता हूं पेंशन पर। पुरानी पेंशन कितने लोग चाहिए? अरे अरे पूरा हाथ सभी लोग, नहीं झूठा झूठा नहीं उठा लिए, सबको चाहिए पूरे हाल को। और प्रधानमंत्री जो सरकार वहां कमेटी बनाती है कि नहीं चाहिए पुरानी, अरे इधर दे दीजिए, हाथ उठवा लीजिए, चलिए वो कमेटी बना रहे हो, विशेषज्ञ बैठा रहे हो, अर्थशास्त्री बैठा रहे हो, इधर भेजो लखीमपुर में तराई का बेल्ट है, ठंडाई भी जाएगी और सब जन्मदिन भी जाएगा।
सही है नहीं सही है? 1 मिनट में सर्वे कितने को चाहिए ओपीएस? सबको। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सारा सर्वे खत्म 1 मिनट में, और आप कमेटी बना घूम रहे हो। मजेदार है, कुछ लोगों को वेतन भत्ता बनाना होता तो कमेटी नहीं बनती। पता है कौन लोग हैं? जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए रात दिन 24 घंटा उस पर डिस्कस हुआ। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए रात दिन 24 घंटा डिस्कस हुआ, और विकसित भारत का पहला नमूना जो निकला 24 घंटे का 48% वेतन भत्ता बढ़ा लिया। ये विकसित भारत। अब सोचो, अभी 4 दिन पहले की बात है, आपको याद होगा। और कोई कमेटी नहीं बनी, कोई पक्ष विपक्ष नहीं आया, कोई बहुजनवादी, कोई राष्ट्रवादी, कोई समाजवादी, एक भी नहीं, सब। तो हम सुबह जब पेपर पढ़े तो हमने कहा नारा तो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का दिया, और ये तो 48%, 24 घंटे में 48%। अगर ये 48 घंटा चर्चा किए होते तो क्या बढ़ाते? और जब हमारी पेंशन की बात आएगी, पैसे की बहुत कमी है, पूरा देश गवाह हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश तो बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा। पैसा है ही नहीं है, हम कहां से वेतन देंगे, हम कहां से पेंशन देंगे, रोजगार देने के लिए पैसे नहीं, लाखों वैकेंसियां खाली हैं, उसके लिए दलित नारायण। और अपने लिए मैं कहता हूं ईमानदारी से, अगर पैसे की कमी है तो मेरे लिए है तो आपके लिए भी होनी चाहिए, आपके लिए भी होनी चाहिए। अब इसमें जब बात पूरी बोली जाती है तो इसमें पार्टी वाले भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं कि ये बात ना उठाया करो। कई पार्टी के नेता हमसे कहे तो अपनी बात किया करो, हमारी बात क्यों करते हो? कई लोग ऐसे कहे अपनी बात करो। हमने कहा तुम लोगे, हमको नहीं दोगे तो हम जनता में जाके बताएंगे कि भाई हमको दे रहे हैं मिर्चा खाने को, अपनों हलवा खा रहे हैं। तो हम जब मिर्चा खाएंगे तो बताएंगे ना भाई हम तो मिर्चा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। तो हलवा जब खाएंगे जनता जानेगी। और मुझे इस बात की खुशी है, ये बात पूरे देश के अंदर गई, इस बात को पूरे देश। आपकी तनख्वाह के बारे में जानते क्या चर्चा होती है? सबने, अरे सरकारी कर्मचारी वेतन बहुत है, इतना है, बोरा घर में रखे हैं, निकाल खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आपके वेतन के बारे में पूरा समाज को एकदम से उल्टा कर दिए हैं, और उनका जो वेतन भत्ता कहते चुप रहो। तो हमने कहा जो हमारा किए तो हम भी थोड़ा नंगा करेंगे। और मैं बता दूं, एक बार मैं जा रहा था पश्चिम बंगाल, ट्रेन पे मिल गए कुछ लोग, बुजुर्ग टाइप थे, वो मिल गए आपस में। अब ट्रेन पे समझो टाइम पास करना है तो आदमी कुछ न कुछ बात तो करेगा, क्यों भाई बलबीर जी? कोई न कोई तो करेगा। अब 2 बुजुर्ग थे, कह रहे नेताओं को पेंशन मिलती है, भाई ये तो बहुत गलत बात है। और कहते हैं कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती, ये तो बहुत गलत बात, नेता साले बहुत हरामी हो। हमारी बात नहीं, उनकी बात है। वो दोनों बुजुर्ग बात कर, और मैं बगल बैठा मुस्कुरा रहा था। तो हमने कहा नहीं, आप जो बात बता रहे झूठ है, नेताओं को पेंशन नहीं मिलती, बेचारे वो बड़े गरीबी में जी रहे हैं। तो हमारे ऊपर, अरे यार पढ़े लिखे हो यार, आप कुछ नहीं पता? हमको कुछ नहीं पता, नेताओं को नहीं मिलती, कर्मचारियों को वेतन बहुत मिलता। अरे आप कैसे आदमी है आप? हम इस लड़ने लगा, लेकिन मैं उसमें मजा आ रहा था कि कम से कम मेरी फैलाई बात लोगों तक पहुंची। और अब चर्चा चारों तरफ हो रही, और चर्चा करना चाहिए, आपको भी चर्चा करना चाहिए। गांव जाओ, नेताओं के वेतन भत्ते की बात करो। यहां मंत्री खुलेआम कहता है, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंत्री हैं, खुलेआम उन्होंने कहा कि लाखों रुपए लेते हो, पढ़ाने पे पैसा नहीं है। और आप बोला नहीं बोला? एक मंत्री, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे वेतन के बारे? हमारी बुजदिली, हमारी कमजोरी उसको हिम्मत देती है। हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि हम नहीं बोलना चाहते। हमारे पड़ोस के, जो हमारे पड़ोस के विधायक जी, हम कैसे पंगा ले ले, हमारी जाति के सांसद जी हैं कैसे पंगा ले ले, वो आपको तो पंगा ले लेते, आप लेने में हिचकते हो। क्यों भाई? जब अपनी अपनी लड़ाई आए तो अपने साथ खड़ा होना होगा। जैसे सदन में सबका अपना अपना एजेंडा, अपना अपना झंडा, अपनी अपनी विचारधारा, लेकिन जब वेतन की बात आती है तो इतना तो समझदार हैं कि इसमें सबका लाभ है। और जब हम पेंशन की लड़ाई में कहते हैं अटेवा के साथ आओ, नहीं मैं फला गुट से जुड़ा हूं,
मैं फला संगठन। अरे संगठन छोड़ो, गुट छोड़ो, पहले ओपीएस ले लो, फिर जो ताली बजाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। पहले पेंशन ले लो, जैसे नेता लेता है, जैसे नेता समर्थन कर देता है। समझ बात आ रही? अब चाहिए पेंशन की बात, आगे चलता हूं। नई वाली चाहिए, पुरानी वाली? गजब के आदमी विश्वनाथ जी आप। दुनिया नई की तरफ भाग रही है, ये कह रहे पुरानी चाहिए। अच्छा बस ईमानदारी बताइए, आपको घर कौन सा चाहिए? नया। मोबाइल कौन चाहिए? नया। कपड़े कौन चाहिए? नया। और पेंशन ऐसा क्यों? हमारे जीवन की ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए क्योंकि पुरानी पेंशन का कोई विकल्प, आप एनपीएस लाओ, आप यूपीएस लाओ, आप मोदी पेंशन लाओ, आप जो पेंशन अटल पेंशन लाओ, उसका कोई मुकाबला नहीं ओल्ड पेंशन का। और ओल्ड पेंशन ही पेंशन है, बाकी सब बकवास है। समझ में आ रही बात नहीं है? ओल्ड पेंशन ही हमारी सामाजिक सुरक्षा है। और हमारा सरकार की लड़ाई इसी है कि सब चीज नहीं चाहिए तो आप पुरानी क्यों ले रहे हैं? तो हमने उनसे कहा कुछ चीजें ऐसी थी जो शाश्वत होती है, जैसे एक दूसरे का सम्मान करना। अगले वाले चरण बदल जाएगा क्या? हम अपने माँ बाप का पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद ले, अगले चरण बदल जाएगा क्या? कुछ चीजें शाश्वत होती हैं। उसी तरह ओल्ड पेंशन शाश्वत है, सही है। कमल किशोर जी, गलत तो नहीं कर रहा? हाँ। और आपने एक शानदार लेख लिखा था, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, बहुत शानदार, इनको भी बधाई। मैं आपसे कह रहा था, तो आपको क्लियर हो गया नहीं चाहिए? देखिए बोला करिए। देखिए होता क्या है, हम लोग क्या है, राजनेताओं और राजनीतिक रैलियों में जा जाके सुनने के आदी हो गए। जैसे मन की बात सुन रहे हैं, जन की बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम भी उसी तरह अभ्यस्त हो गए कि मन की बात सुनना है बस। अरे आप हमारी सभा में है, हमारी तरफ दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन क्लियर है? अब नई पे आते हैं। नई पेंशन क्या है? नई पेंशन न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोला गया, बाद में उसको कहा गया नेशनल पेंशन स्कीम कहा गया। ये सरकार वर्तमान में राष्ट्र के नाम पर खूब अच्छे तरीके काम करती है। नई नीति, नई शिक्षा नीति, नई कृषि नीति, नई पेंशन नीति, नई आयकर नीति, और जितनी नई लगे समझो फ्रॉड है। और अगर यही लेना हो तो विधायक लोग भी नई वाली ले ले। भाई ले ले, क्यों नहीं पंजेरी? नई वाली वो भी ले ले। अपने लिए नहीं लेंगे, अपने लिए पुरानी व्यवस्था, हमारे लिए नई व्यवस्था। तो एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे। हम सब उसका विरोध करते रहे और सरकार 20 साल से उसका गुणगान करती रही। एनपीएस में है, एनपीएस में है, एनपीएस में ऐसा होगा, करोड़ों मिलेगा, आपके पास पैसा रखने की जगह नहीं मिलेगी और इतना घर भर जाएगा, 2-4 घर बनवाना पड़ेगा। मार तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। भैया अचानक क्या हुआ, एनपीएस छोड़ के यूपीएस पे आ गए? जब इतनी सुंदर थी तो फिर बदला क्यों आपने? इसका मतलब पिछले 10 साल 12 साल से जो अटेवा और अटेवा के लोग कह रहे थे वो सच निकला। निकला नहीं निकला? तारकेश्वर जी बताइए, निकला नहीं निकला? इसका मतलब जो हम लोगों ने बात कही वो सच है, वो सच निकली, तभी तो आप बदले। अगर सही थी तो आप रुके रहते। और उसी तरह से यूपीएस जो लाई गई उसको भी आज कह रहा हूं वो गलत है, इससे भी ज्यादा गलत है, इससे भी ज्यादा गलत है। और मैं एक बार ऐसे जा रहा था, गांव में एक आदमी बूढ़ा मिला, हमको बधाई देने लगा, अरे बंधु जी आप तो जीत गए, आपकी तो पेंशन बात मान ली गई। तो हम कहे वो कौन सी वाली? कहा वो जो नई यूपीएस आई है ना, आपने पढ़ा? हम कहे हाँ पढ़ा, हमारे साथ तो गड़बड़ है। कहा वही मैंने भी सुना, उसके बाद पढ़ा, पढ़ने के बाद हमको यूपीएस लगाए थे ऊट पटांग पेंशन योजना है। ये उसने कहा, एक बुजुर्ग आदमी कह रहा ऊट पटांग पेंशन योजना, और सच में ऊट पटांग है। तो ऊट पटांग पेंशन योजना लेना है? यूपीएस मतलब बोलो, यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन, और उसमें भी अपने वहीं शामिल किए। अगर अच्छी है तो पहले आप ले लो, फिर हमको दो, हम भी सोचेंगे। और अभी कुछ संगठन उसकी तारीफ करते घूम रहे हैं और कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो संशोधन की बात कर रहे हैं। थोड़ा होशियार भी रहना है।
आपके बीच आएंगे। नहीं नहीं, अगर इसमें ये हो जाए तो अच्छा रहे। देखो हम लोग उदाहरण देते, बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हम कहते मेरी माँ है तो माँ है, और हम जब कहते हैं मेरी माँ जैसी है, जैसी है लेकिन माँ नहीं है। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप एक नहीं 1000 संशोधन कर दो। तो कुछ संशोधनकारी भी घूम रहे हैं, कुछ यूपीएस की तारीफदारी करते घूम रहे हैं। एक रेलवे के बड़े नेता हैं, यूपीएस ये है, यूपीएस है। एक बार टीवी डिबेट में मेरे साथ आ गए, हमने कहा आप पहले ले लो। वो माइक बंद किए, डिबेट छोड़ चले गए। हमने कहा अगर इतनी अच्छी है, आप यूपीएस की ओपीएस की मलाई खा रहे हो और हमसे कह रहे हो यूपीएस बहुत अच्छी है। घूम घूम के वो सरकार के वकील बने हुए हैं, खुद ओपीएस ले रहे हैं और हमको यूपीएस समझा रहे हैं। ऐसे लोगों से भी सचेत रहना है। आपके बीच आते हैं, संशोधन की बात करते हैं, तारीफ की बात करते हैं। हमारी आपकी एक मांग है, हूबहू पुरानी पेंशन। और अब तो ये नहीं है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 4 राज्य में हो गया ना, किसने कराया? इसी अटेवा एनएम ओपीएस के साथियों के संगत बोलो। पहले पश्चिम बंगाल में अकेले ओपीएस थी, आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, 4 राज्यों के अंदर लड़ाई और संघर्ष के दम पर पुरानी पेंशन अटेवा ने बहाल कराया है। विजय कुमार बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंद नहीं है गांधी है, पुरानी पेंशन गांधी है, बंद नहीं है गांधी है, पुरानी पेंशन गांधी है। 4 राज्यों में अगर हो सकती है तो क्यों नहीं आगे हो सकती है? और आपको अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। नहीं है तो हिमाचल के लोगों से फोन कर पूछ लो, राजस्थान से पूछ लो, झारखंड, छत्तीसगढ़ पूछ लो, पेंशन मिल रही नहीं मिल रही है। तो अगर झारखंड दे सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता? क्या उससे हम कमजोर हैं? क्या उससे हमारे आर्थिक शक्ति कम है? अरे उत्तर प्रदेश में जितने टोल प्लाजा, उनका टोल प्लाजा का पैसा इकट्ठा कर लो तो पेंशन हो जाएगी। है या नहीं है? और डरना भी नहीं कि नहीं होगा। अभी सीतारमण जी का आया स्टेटमेंट कि नहीं नहीं पुरानी पेंशन नहीं बहाल हो सकती। बहुत लोग साथी मेरे पास फोन, सर उन्होंने कह दिया। अरे उनका काम कहना यार। जब भगत सिंह, चंद्रशेखर जी और सुभाष चंद्र बोस गए अंग्रेजों के पास, मुझे आजादी चाहिए, तो अंग्रेजों का आओ आओ ले जाओ, ऐसे कहा क्या? नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा कहते रहे ना। देखो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, लड़े और हम आजाद भारत में बैठे हैं। इनको मना करने दो, अपने आंदोलन को तीखा करो, अपनी जिम्मेदारियों को तीखा करो, अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाओ। क्यों नहीं होगा? और आपको एक सूत्र भी बताने जा रहा हूं, और विजय बंधु ने अभी तक जो जो कहा सब हुआ है। एक सूत्र आपको दिशा देने जा रहा हूं जो आपको निराश करे कि नहीं हो सकता, ये सरकार नहीं दे सकती। किसान बिल कौन लाया था? वो वापस कौन किया? कौन? दूसरी सरकार। अभी प्रधानमंत्री लाल किले बोले हैं जीएसटी आया ना। कौन सी बात इन्होंने कहा हो और वापस ना आए हो? यही हिम्मत की बात है। और मैं आपको एक इशारा देने जा रहा हूं कि पेंशन क्यों बहाल हो। अभी मेरा पूरा फोकस बिहार है। क्यों? आदि कदर चुनाव है तो आप बिहार क्यों जा रहे? अरे दुर्भाग्य है इस देश का, हमारा राजनेता, राजनीतिक तंत्र और राजनीतिक दल 4.5 साल सुनते ही नहीं। 4.5 साल सुनने ही नहीं है। वो जो 6 महीना बचता है उसी में सुनना सुनाने का काम शुरू होता है। तो वो 6 महीने वाला काम बिहार में आ गया है। ठीक है ना? अब बिहार पे पूरा मेरा फोकस है और बिहार में सरकार पलटेगी, ओपीएस बहाल होगी। बिहार में सरकार बदलेगी, ओपीएस बहाल होगी। और अगर बिहार में सरकार बदल गई और ओपीएस बहाल हो गई तो उत्तर प्रदेश सरकार 27 के पहले बिना पेंशन बहाल करे चुनाव में आने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं आपको, और इसी रणनीति पर मैं काम कर रहा हूं। इसीलिए कभी कभी मुझे राजनीतिक होने का आरोप लगता है कि शिक्षक कर्मचारी राजनीति सिखा रहे हैं। अरे यार, पढ़ा लिखा आदमी मास्टर राजनीति नहीं करेगा, ठेला वाला करेगा।
अच्छी परिभाषा आपने हमको बता दिया, हमने मान भी लिया, होता नहीं ऐसे जाइए फिर अरे यार प्राइमरी मास्टर राजनीति करते बड़ा साला हमने है, संविधान हम जानते हैं, कानून हम जानते हैं, और ठेला वाला कह रहा है तुम राजनीति करोगे। अरे इस देश का मास्टर राजनीति नहीं करेगा तो फिर देश में राजनीति करने का किसी को नहीं है। बंद करो, गलत तो नहीं कर रहा। ये माइंडसेट इसको हटाइए। आपसे कोई कहे आप राजनीति कर रहे हो तो बिल्कुल करूंगा, क्यों करूंगा? हमारे अधिकार उसी से तय होते हैं, हमारे हक उसी से तय होते हैं, हमारी सुरक्षा उसी से होती है, हमें हक उसी से मिलते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? और राजनीति क्या है? कहते हैं मैं तो गैर राजनीतिक, बहुत लोग चिल्लाते हैं कि मैं गैर राजनीतिक हूं। मैं आपको एक नई भाषा दे रहा हूं, कोई इस देश का वोटर हो और वो गैर राजनीतिक हो, ये हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल साहब मेरे बात पे मंथन करिएगा, कोई वोटर हो और वो गैर राजनीतिक हो, ये हो ही नहीं सकता। और अगर वो कह रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। अब बिहार में मैं गया और कोई संगठन नहीं गया, सारे संगठन चुप मार के बैठे हैं कि सरकार जिसकी बनेगी उसी के साथ चलना है। वो विजय बंधु बेवकूफ आदमी बोलता रहता है, सब पंगा लेता रहता है, संगठन चुप एकदम सन्नाटे। बिहार में इस समय कोई संगठन नहीं जाएगा, सिर्फ अटेवा एनएमओपीएस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बिहार में वाली फिर वही सरकार आ गई और सरकार के लिए ओपीएस नहीं देंगे। तो हम साल भर चिल्लाएं, नारे लगाएं, रैलियां करें, धरना दें, और बाद में जब वोट देने की बात आई तो हम चुप हो गए, तो तय तो वहीं से होगा। तो हमें अपने हक के पक्ष में वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। हमारा वोट है, हमारा वोट है, हम तय करेंगे। हिमाचल में गया, वहां पर हमारी टीम को हमको नोटिस मिली, निर्वाचन आयोग नोटिस दिया कि आप राजनीतिक दल की आप प्रचार कर रहे हैं। हमने कहा, मैंने नारा लगाया हिमाचल में, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। उन्होंने 3 पढ़ने का नोटिस हम सबको दिया, हमने पढ़ा, हमने 2 लाइन का नोटिस का जवाब भिजवाया। हमें ये पूछा निर्वाचन आयोग से, वोट फॉर ओपीएस नाम का कौन सा राजनीतिक दल गठित है और उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? आज तक दोबारा सवाल नहीं आया, आज तक दोबारा सवाल। भाई वोट फॉर ओपीएस कोई पार्टी है क्या? कोई पार्टी है? और अगर पार्टी है, गठित है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पार्टी का नाम, उसके अध्यक्ष का नाम दिया जाए। कोई पार्टी नहीं गठित, वोट फॉर ओपीएस हम करें। भाई हम गलत अगर हो तो बताइए। किसी मोहल्ले में कोई सभासद गया, विधायक गया, सांसद गया, कहा भाई नाली नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे, उसने कहा स्कूल नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे, उसने कहा रोजगार नहीं मिले तो वोट नहीं देंगे। हम कह रहे हैं ओपीएस नहीं दोगे तो वोट नहीं दोगे, इसमें कौन सी गलत है? इसमें कौन सी गलत बात है? अब वोट हमारा है, निर्वाचन आयोग नहीं तय करेगा, हमारा वोट हम तय करेंगे। हम शिक्षा पे देंगे, चिकित्सा पे देंगे, ओपीएस पे देंगे, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है। 2 लाइन लिखने के बाद निर्वाचन आयोग आज तक दोबारा पलट के विजय बंधु की तरफ नहीं आया। और आपसे फिर मैं कहने आपके भी साथी बिहार में हो तो उनको बोल देना वोट फॉर ओपीएस, क्योंकि राजनेताओं की बहुत चमड़ी मोटी है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी अनुभव के आधार पर दे रहा हूं। सत्य असत से कोई मतलब नहीं, न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं, गलत और सही से कोई मतलब नहीं। जब उनकी कुर्सी फंसती है तभी आपको सुनते हैं, अदरवाइज नहीं सुनते। ये बात बहुत होशो हवास में कह रहा हूं। और हम क्या हैं? हम बांध लिए, मैं उस पार्टी के समर्थक हूं, मैं उस नेता का समर्थक हूं, वो आपके उसके लिए रद्दी के है, कूड़े हैं। आप जिसके लिए मरते हो ना कि मैं फला विचारधारा से बंधा हूं, फला विचारधारा से, उस विधायक और सांसद के लिए मर जाते हो, और उस विधायक और सांसद को टिकट नहीं मिलता, पार्टी बदल लेता है। और हम क्या करते हैं? हम तो फला विचारधारा से हैं। उसकी विचारधारा कहां गई? वो स्वार्थी है। और मैं डंके के चोट पर इकलौता राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं कहता हूं मैं अपने मुद्दे के प्रति स्वार्थी हूं। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा, मैं अपने मुद्दे के प्रति स्वार्थी हूं। आप जैसे स्वार्थी हो, इससे गलत है क्या? हमको पेंशन नहीं दोगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों दिए भाई? और इसी कड़ी में वोट फॉर ओपीएस का नारा चला, आगे बढ़ा। सत्ता को नुकसान हुआ, विपक्ष को फायदा हुआ। हुआ है नहीं हुआ? उस मात संगठन ने एक 5 एजेंडा निकाला जो सरकार हारी थी। क्यों सर? दीक्षित जी
5 कारण बनाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हार के कौन कौन से कारण है। मुझे खुशी होगी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल को लिखना पड़ा कि पुरानी पेंशन हार में कारण है। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय बंधु जिंदाबाद। जिंदाबाद। और ये मेरी जीत है, ये आपकी जीत है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का वो सबसे बड़ा संगठन को लिखना पड़ा। और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में और लोग भी लिखें। हम पार्टी के विरोध नहीं है, हम व्यक्ति के विरोध नहीं है, हम अपने मुद्दे के कट्टर और निस्वार्थी व्यक्ति हैं। ओपीएस के मैं गलत हूं क्या? सही है। बोलो भाई, गलत हूं? अच्छा, बुढ़ापे में कौन काम आएगा? पार्टी, नेता, विधायक, सांसद, विचारधारा? बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ ओपीएस काम आएगी। जवानी में स्वार्थ बन के बन लो, बुढ़ापा सही हो जाएगा। तैयार है? तैयार है। रेडी है? कुछ लोग इसी में बैठे हुए कहने नहीं, ये तो मेरे हिसाब से गलत जा रहा है। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। एक ही हिसाब किताब है, हमारे बुढ़ापे की लाठी। और उसको मिला फायदा विपक्ष को। सत्ता पक्ष तो अपने सत्ता के गुमान में और तानाशाही में है। विपक्ष भी सोच लिया, क्या सोचा? मरता क्या न करता, ये जाएंगे कहां? हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम न भाजपा के विरोधी हैं न सपा के समर्थक हैं। हम अपने मुद्दे के साथ हैं और साथ रहेंगे। और ये जो चुनाव अभी आप चर्चा कर रहे थे, ये सत्ता और विपक्ष को दोनों को तमाचा मारने का तरीका है, एक रणनीति है। अब दूसरे पक्ष वाले दुखी हो गए, ये तो गड़बड़ा गया, आपकी मेरी पार्टी हार जाएगी। पार्टी का रोग थोड़ा हटाइए, है ना? पार्टी का रोग हटाइए थोड़ा सा, पार्टी का रोग हटाइए कि मैं कह रहा हूं, हम सब ने यहीं पर 2-2 सांसद दिए, तमाम विधायक गए, वोट फॉर ओपीएस के पोस्टल बैलेट से उत्तर प्रदेश में 22 विधायक बने। उन 22 विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं, हमारी पेंशन के लिए आप कितनी बार भूख हड़ताल में और सदन में बैठे? हमको ये बताइए, हम पूछेंगे आपसे, कितनी बार आप बैठे क्या? तो सत्ता अगर तानाशाह हो गया है तो विपक्ष भी नकारा हो गया है। अभी दोनों ने चोट हो गई, विजय बंधु दोनों जगह गलत हो गया। और मैं आपसे कह रहा हूं, और ये बुद्धिजीवी होने नाते दोनों को सचेत रखना है, दोनों को सचेत रखना है। और आपको बताएं, जब से इस क्षेत्र से अटेवा उम्मीदवार के रूप में आया है, सत्ता हलकान हुआ, विपक्ष के लोग भी हलकान हैं। आपको अपनी ताकत के एहसास हो या ना हो, वहां चर्चा है कि अरे अटेवा के लोग उतर जाएंगे तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, वोट फॉर ओपीएस में आपने कैंडिडेट पूछा था क्या? कांग्रेस किसको उतारेगी आपने तय किया था क्या? सपा किसको उतारेगी आपने पूछा था क्या? आपने तो अपने मुद्दे के लिए वोट किया था, कैंडिडेट चाहे जो रहा हो। जब इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी भागदौड़, इतना रिस्क हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं, तो जब अटेवा मैदान में है तो आपकी जिम्मेदारी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कितने लोग सहमत है कि फैसला सही है? जो लोग सहमत हैं वो फैसला अगर हाथ ऊपर करेंगे, और जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, आधा किए हैं, मतलब एनपीएस में भी ओपीएस में भी, अरे एक क्लियर हो भाई, अटेवा उतरना चाहिए, इसके पक्ष में है। उतरने से फायदा क्या क्या होगा बताऊं? मैं बता रहा हूं अभी, लेकिन एक बिंदु रह गया, उसके बाद मैं बताता हूं। अटेवा ने आज तक जो जो तय किया है उसको डंके की चोट पर किया है। जब मैंने अटेवा शुरू किया 4 लोगों के साथ, इस देश में, इस प्रदेश में कम संगठन थे क्या? पुरानी पेंशन का मुद्दा नहीं था क्या? संगठन कम थे क्या? नेता कम थे क्या? सब थे। लेकिन अटेवा को जब हमने शुरुआत की तो लोग कहे अरे बहुत संगठन है, अटेवा क्या कर लेगा? अटेवा 0 से शुरू हुआ, आज भारत का इकलौता ब्रांड नेम अटेवा है पूरे देश के अंदर। है या नहीं है? है या नहीं है? शुरू हुआ, संकल्प लिया गया,
संगठन खड़ा हुआ। अब बताएं आंदोलन की, जब आंदोलन शुरू किए, अरे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज है, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर, ये करने चले हैं। अरे अटेवा ने भारत नहीं, पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की 1 अक्टूबर 23 को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली करके दिखाने का काम किया। आंदोलनों को शीर्ष पर पहुंचाने का काम हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? आप जाना कश्मीर, आप जाना कन्याकुमारी, वहां सरकारी कर्मचारी पूछ लेना, बता देना मैं लखीमपुर से अटेवा से आया हूं, आपको सम्मान और आपको इज्जत मिलेगी। ये अटेवा ने करके दिखाया है। अटेवा ने संकल्प लिया संगठन खड़ा किया। अटेवा ने संकल्प लिया आंदोलन करने का, सबसे बड़ा आंदोलन करके दिखाया। अटेवा ने संकल्प लिया रामाशीष स्मृति सदन का, बहुत विरोध, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, लेकिन संकल्प था। आज रामाशीष सदन लखनऊ के अंदर खड़ा हुआ है। प्रदीप जी और कुलदीप सैनी जी खड़े हो जाइए। प्रदीप जी और कुलदीप सैनी जी कल कानपुर से यहाँ कार्यक्रम आने के लिए आए, कैसे लखनऊ आना है, कहां रुकना है? हम कहे सवाल खत्म हो गया है, लखनऊ में कहां रुकना है, ये सवाल खत्म हो गया है। स्मृति भवन बना है और इनसे पूछिएगा, इनका अनुभव लीजिएगा। जब वो स्मृति सदन में जाके रात में रुके, इनको जैसे लगा कि ये मेरा घर है, ये मेरी चीज है, मेरा संकल्प है। और आप सभी लखीमपुर के साथियों आज कहना चाहता हूं, जब भी लखनऊ आना, कभी कोई दिक्कत हो, आपके मौसा मामा चाचा का द्वार न खुले, स्मृति भवन आपके लिए खुला रहेगा। आपके लिए है, आपके लिए रखा गया है। वो भी कठिन था लेकिन बना, और बना ही नहीं, भव्य बना, वो भी आप सबके सहयोग से। बहुत लोगों को देख देख के मिर्ची लग रही है। अरे एक आदमी, एक शख्स हमारे आंदोलन में शहीद हो गया, उसके लिए स्मृति भवन बना दिया, तो आपको मिर्ची लग रही है। आज भगत सिंह को हम कैसे जानते हैं? उनकी मूर्ति लगी, हमारा बच्चा पूछता है ये कौन है, तो बताते हैं भगत सिंह है। अगर कोई स्मारक, कोई मूर्ति नहीं होती तो कैसे जानते हम? कैसे सुभाष चंद्र बोस को हम इतिहास से दर्ज कराते? आज रामाशीष कर्मचारी इतिहास का वो पन्ना दर्ज कर दिया अटेवा ने कि आने वाली सदियां पूछेंगी ये रामाशीष कौन है, तो लोग गर्व से बताएंगे कर्मचारियों के लिए शहीद हो गए, उनके हकों के लिए मर गए। उसको हमने पूरा किया, नहीं पूरा किया, हम अकेले नहीं, आप सबका सहयोग उसमें होगा। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। क्यों मीडिया प्रभारी जी, गलत तो नहीं कह रहा? वो पूरा हुआ। और आपको भी याद होगा, विश्वनाथ जी को भी याद होगा, वो यात्रा जब हमने निकलनी थी, भारत छोड़ो यात्रा, एनपीआर निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, कहां से? बिहार के चंपारण से, गांधी जी के कर्मभूमि से। जब 1 जून 2023 को हमने फैसला किया पूरे देश में यात्रा निकालेंगे, हमारी टीम के लोग कहें सफल नहीं होगा, हमारी टीम के लोग कहें गलत निर्णय है, हमारी टीम के लोगों ने कहा उस समय 45 का टेम्परेचर होता है, आपको सड़कों पर कौन मिलेगा? हमने कहा 10 साल हमने जिसके लिए गंवाए हैं, हम भी थोड़ा चेक करना चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आएंगे कि नहीं आएंगे। और आपको बताएं 1 जून 45 का टेम्परेचर, आते आते लखीमपुर कब पहुंचे थे? कई तारीख को? 8 जून। 8 जून को समय कब दिए थे? 8 जून को 4 बजे समय दिए। पहुंचे कब? 9 बजे रात में पहुंचा। और 9 बजे रात में भी जब पहुंचा तो लखीमपुर के शेरे दिल लोग वहां पर डटे रहे और खड़े रहे। ये लखीमपुर का इतिहास रहा है। उसमें हौसला मिलता है, उसमें ताकत मिलती है। और पूरे देश के अंदर 18,000 किलोमीटर 33 दिन लगातार कर्मचारी इतिहास छोड़ दो, राजनीतिक दलों के इतिहास में इतनी शानदार यात्रा, इतनी ऐतिहासिक यात्रा किसी ने नहीं किया होगा। संकल्प लिया, हुआ। वो कठिन था। सुबह 7 बजे निकलता था, रात 2:30 और 3 बजता था। रात 2:30 और 3 बजता था। 100 बार उतरना, 100 बार चढ़ना हुआ करता था। अभी किसी ने कहा विजय बंधु पर भरोसा है या नहीं है? 12 साल से आपने क्या परखा है? 7 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे तक पसीना बहाया हूं आपके लिए। हमने बहुत सारे विधायक और सांसद बनाया है, बहुत सरकारों को बदला और खड़ा किया हूं। हमने कहा एक बार तय हो। हमारी टीम का पिछली बार भी तय था कि भाई साहब आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हमने मना कर दिया। इस बार टीम के लोगों ने कहा नहीं लड़ना चाहिए।
आपका मत मैं जानना चाहता हूं लखीमपुर के लोगों, विजय बंधु को लड़के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप बताओ अपनी गर्मजोशी से, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कुछ लोग संकोच में हैं। आप जिनको नहीं जानते उनको विधायक बना दिया, जिनको नहीं पहचानते उनको सांसद बना दिया। आपका अटेवा, आपका नेतृत्व सदन में जाएगा तो आपका मुद्दा कमजोर होगा क्या? संदीप भाई बताइए, आपका मुद्दा कमजोर होगा क्या? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता हूं, बुद्धिजीवी समाज आप तय करना। जिस दिन सदन में जाऊंगा, अगर आपने मौका दिया तो इसी सदन में एक बार अभी महाराज जी से मुलाकात होगी। इसी सदन में एक बार, क्योंकि फरवरी 27 मार्च और अप्रैल में कहीं चुनाव जाएगा 27 का, और ये रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर 26 में। एक बार उनसे मुलाकात होगी और मेरी बड़ी इच्छा है मिलने की, महाराज जी से बहुत इच्छा है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, उस दिन जब मुलाकात होगी वो खबर प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनेगी। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? बाबा जी ने एक पत्र लिखा था, पढ़ा है आपने? बड़ा खूबसूरत पत्र है, बड़ा शानदार पत्र है। हमारे पक्ष में जो जो हो सकता है वो सब लिख दिए थे। माननीय मनमोहन सिंह जी, एनपीएस बहुत खराब है, न प्रदेश हित में है, न देश हित में है, न कर्मचारी हित में है। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आपसे निवेदन है, हमारी जितनी मांग नहीं उससे ज्यादा उसमें है। उन्होंने लिखा कि अतः शिक्षक कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल करते हुए एनपीएस को विथ इंटरेस्ट वापस किया जाए। मैंने कोशिश किया वो पत्र का हंगामा सदन में करे। मैंने विपक्ष के लोगों को फोटो कॉपी 250 दिया था, शायद विपक्ष में भी उतनी कुव्वत नहीं थी और मुझको उसका तकलीफ है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मौका मिलता है पहले दिन उसी पत्र का कुर्ता पैजामा बनेगा। तरीके हैं उठाने के, तरीके हैं अपने मुद्दे को चढ़ाने के, उसका कुर्ता पैजामा बनेगा और सदन में ऐसे तो नहीं घुस सकता ना, ऐसे तो बाहर कर दिया जाऊंगा। जब आप वहां पर भेज देंगे तो उसमें घुसने का राइट होगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे उसी कुर्ता पैजामा पहन के खड़ा हो कहूंगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। और जानते हैं विनय भाई, समझ रहे हैं, जानते हैं हम आप कहते हैं ना ठीक है सड़क पर संघर्ष करना चाहिए, हम भी लगता है ऐसे, लेकिन हम यहां बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सदन एक बड़ी जगह होती है जहां सिस्टम सुनता है और वहां पूरी मीडिया लाइव होती है। वो कुर्ता पैजामा, मुख्यमंत्री का पत्र पूरी दुनिया के अंदर घूमेगा। हमें जिम्मेदारी आपकी है कि अपने मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाना है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोटर बने। अच्छा, इसमें कौन सा ज्यादा आफत है? हम स्नातक हैं, हम अपना बोर्ड बना रहे हैं, इसमें कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? कोई गलत काम करे? अरे ये तो निर्वाचन आयोग का काम हम कर रहे हैं। हमको तो ब्रांड एम्बेसडर घोषित करना चाहिए निर्वाचन आयोग को, कि हम जा जाके फैला रहे हैं भैया वोटर बनो, वोटर बनो, वोटर बनो। इसके तो हमको पैसा देना चाहिए निर्वाचन आयोग। वो विज्ञापन करता नहीं, सेलिब्रिटी बुलाता है ना, अरे विजय बंधु से बड़ा सेलिब्रिटी स्नातकों में कोई नहीं होगा। निर्वाचन आयोग, मैं आपका काम कर रहा हूं। अच्छा, आप अपना वोटर बन रहे हो तो किसी राजनीतिक दल का विरोध कर रहे हो क्या? अरे भाई मैं स्नातक हूं, मैं अपना वोटर बनूंगा। कोई बहुत कठिन काम है क्या? बताइए, कोई कठिन काम है क्या? आप अपना वोटर बन जाइए। आप अपने परिचित मित्रों को 10-20 जो है उनका वोटर बना दीजिए, तो आप भी हमारे वाला काम कर रहे हैं। आप बनवा दिए, ये किसी का विरोध कर रहे हैं क्या आप? मैं तो कहता हूं आप वोटर बनो। क्यों बनो? क्योंकि आप वोटर रहोगे तभी आप अपने मुद्दे के साथ खड़े हो पाओगे। वोटर ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तो सबसे अपील करता हूं, पहला आप एक ही लाइन में दिमाग में वोटर बनो, वोटर बन सकते। अच्छा, कितने लोग स्नातक का फार्म भर दिए हैं? एक बार हाथ उठाएं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कितना दिन से फार्म आया है, कितना दिन से कहा जा रहा है, और आप अपना फार्म नहीं। सबसे पहला काम अपना फार्म भरिए, और वो फार्म भर करके उसको साथ लेके फोटो कॉपी करा के अपने परिचितों की जाइए, देखो भाई मैंने भर दिया, भरने का तरीका है, आप भी भर दीजिए। ये काम बहुत आसान है, कठिन है? अच्छा, पढ़ा लिखा अपना फार्म न भर पाए तो अनपढ़ से उम्मीद करेंगे क्या? बोलो आप। अच्छा, मजे की बात देखिए, यहां सदन में जितने लोग हैं, कितने लोग स्नातक हैं? कितने लोग स्नातक हैं? हाथ ऊपर करिए।
सभी स्नातक है, लेकिन फार्म कितने लोग? 8 लोग। यही हमारी कमजोरी है। ये भी आंदोलन का एक क्रम है, आंदोलन का एक चरण है। जब हमारी बातें ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो एक रास्ता ये भी है। तो आपका पहला काम क्या है? अपना फार्म भर लेना है। भर लेंगे आज जाकर के। और आपको फार्म मिला नहीं मिला? फार्म अपना भरिएगा। और फार्म की जरूरत हो तो विश्वनाथ जी हैं, ये हमारे महामंत्री जी है, बहुत बढ़िया संचालन किया, दिल खुश कर दिया। एक बार संचालक की बहुत बढ़िया ताली भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप अपना पहले आज का आज फार्म भरिएगा। उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हो, ठेले वाले तो हो नहीं कि साहब यहाँ अंगूठा लगाए कि यहाँ फोटो लगाए। पढ़ लो, नहीं आता तो हमारे साथियों से पूछ लो, अपना फार्म भर लो, 2-4 फार्म और भर लो। फिर आंख मूंद के कोई पूछेगा यहाँ क्या लिखा जाएगा, आप कह दो यहाँ लिखो अपने विश्वविद्यालय का नाम, बस और कुछ नहीं है। उसमें ग्रेजुएट का लास्ट ईयर की मार्कशीट लगाना है, एक फोटो लगाना है, आधार लगाना है। कुछ साथी बाहर के हैं जिनके आधार वोटर आईडी कार्ड अगर यहाँ का नहीं है, जहां का है वहीं का लगा करके यहां जहां रह रहे वहां का पता डाल दीजिएगा। वो जो फार्म जमा करेंगे वो भी सरकारी कर्मचारी हैं। और अटेवा का जब फार्म आएगा तो लेखपाल पहले से बैठा है। लेखपाल के लोगों से मेरी बात हुई, हमने कहा भाई ऐसे हमारी टीम ने फैसला किया है। कहा सर फार्म चेक करना, रिजेक्ट करना हमारे हाथ में, हमको भी ओपीएस चाहिए। अब भर लो, आगे का ना सोचो, जो मैं बता रहा हूं तय करो। आप भर लो, अपना भर सकते नहीं भर सकते। और कौन ऐसे साथी हैं जो 20 फार्म भरवा सकते हैं? 20 फार्म भरवा सकते हैं, 20 फार्म। ध्यान रखना, ये भी आपका रास्ता ओपीएस की तरफ का है। 20 फार्म, 50 फार्म कौन भरवा सकता है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। और कौन ऐसा बहादुर है जो शतक लगा सकता है? शतक वाले हैं 100 फार्म मतलब शतक। वेरी गुड, जोरदार तालियां इन सबके लिए। अब मैं इसका जो भूत चढ़ा है ना, भूत चढ़ाएगा, अरे बहुत हुआ है, बहुत बड़ा है, अरे ये है, मैं उसको बता रहा हूं कोई हुआ पौआ नहीं। अटेवा के लोग जो स्नातक हैं अपना फार्म और अपने परिचितों का फार्म भरा ले, और जब वोट आए तो चुपचाप दे आए। इतने में आपका चुनाव निकल जाएगा, इतने में निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। कितने यहां ब्लॉक हैं? 15 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक में कर्मचारी कितने होते होंगे? 500। हम मोटा मोटा ज्यादा होंगे लेकिन न्यूनतम 500। हम 500 मान लीजिए 250 लोग। कुछ विजय बंदूक विरोधी भी होंगे, पेंशन मिले नहीं मिले लेकिन विजय बंदूक विरोध करना है। एनपीएस में रहेंगे लेकिन फला गुट के हैं इसलिए खड़े नहीं होना। हम मानते हैं 500 में 250। 250 लोग 20-20 फार्म, 5-5 फार्म भरवा दें तो एक ब्लॉक में कितना हो गया? 250 को 500 गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 5 की बात कर रहा हूं। 250 लोग अपना फार्म भर ले, 5-5 का कितना हो गया? 1250 हो गया, नहीं हो गया? देखो मैथ के टीचर हो तो हमको बताइएगा, हम मैथ नहीं ज्यादा जानते, हम पॉलिटिकल साइंस के आदमी हैं, है ना। 1250 हुआ। आपके ब्लॉक कितने हैं? 1250 गुणे 15 कितना हुआ? कितना हुआ? 18,000, 18,500 जो भी होगा, 18,000 मान लेते हैं। आपके लखीमपुर से आपके 5 फार्म भराने से 18,000 वोट लखीमपुर दे सकता है। डर गए क्या? वो बिरादरी वाला कहेगा अरे तुम उधर चले गए। उससे पूछा ओपीएस इधर रहेगा, मैं उधर रहूंगा, ठीक है ना। बिरादरी आ जाए, कुछ नहीं, बिरादरी। अच्छा, आपकी बिरादरी आपकी पेंशन लड़ाई कितनी लड़ रही है? जो वर्तमान एमएलसी हैं आपके पेंशन आंदोलन में कितनी बार आमना मनसन बैठे? आपके मुद्दों को कितनी बार सरकार के सामने जाके कालीदास धरना दिए? कितनी बार सदनों के अंदर भूख हड़ताल पे बैठे कि लखीमपुर के हमारी बिरादरी के लोग पेंशन से वंचित हैं, ये सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर दे? कितनी बार? अरे पढ़े लिखो, सवाल पूछो ना। इस बात के लिए कि बिरादरी है तुमको वोट देंगे, हमारे बुढ़ापे की चिंता आपको नहीं है। छोड़ दो एक बार जाति धर्म भाषा और मुद्दों पे आ जाओ। पूछो वर्तमान एमएलसी से, आपने मेरे पेंशन की लड़ाई दिल्ली में था, मैं गया, आपने हमको वहां खाना पीना नाश्ता रहने की व्यवस्था कराया क्या? पूछो ना, आपने वोट दिया है ना उनसे।
और जो एक भूतपूर्व हैं वो भी 3 बार रहे हैं। भूतपूर्व से पूछो, जब से आप हारे हो शिक्षकों कर्मचारियों, कितने मुद्दे के लिए आप सड़क पर लड़ाई लड़े हैं? मर्जर आया, ये दोनों लोग कहां थे? ऑनलाइन अटेंडेंस आई, ये दोनों लोग कहां थे? ये पूछो सवाल आप। अब बुद्धिजीवी होने नाते पूछना चाहिए आपको। 18,000 लखीमपुर से 7 जिले हैं, पूरे जिले मिलाकर के 39,000 पर जीत हुई है। कितने? 39,000 पर पिछली बार की सीट निकली है और 18,000 अगर लखीमपुर देने को तैयार है, हम कॉमन रूम में 15,000 सातों जिले को मान लेते हैं, तो कितना हो गया? 1,05,000। कितना? कोई आस पास नहीं अटेवा के लोगों, ये आप अपना भूत हटाओ। कुछ लोग कहते हैं पैसे वाले हैं, मानता हूं। कुछ लोग कहते हैं पावर वाले हैं, मानता हूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं उनको स्कूल, उनके जिले जिले में स्कूल है। आपके जिले में कितना स्कूल है? उनके 1 स्कूल है, किसी के 2 होंगे, किसी जिले में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे। विजय बंधु के गांव गांव स्कूल हैं। विजय बंधु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय युवा, जय युवा। विजय बंधु के गांव गांव स्कूल है नहीं है? वो प्राइमरी किसके हैं? अटेवा के हैं। वो माध्यमिक किसके हैं? अटेवा के हैं। वो राजकीय है किसके हैं? वो पॉलिटेक्निक है, वो डिग्री है, वो हमारे हैं। वो एमपीएस के विरोधियों और ओपीएस के समर्थकों के हैं, है या नहीं है? उनके 4 पे गुमान है, हम तो गांव गांव हैं। और आज भी रखना, गांव के प्राइमरी के मास्टर की इज्जत आज भी गांव में है। अगर 5 आदमी को आपने स्नातकों को पकड़ लिया कि बेटा फार्म भरो, तुम्हारा बोर्ड मैं बनवा रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है, अपने बोर्ड के लिए सचेत हो। प्राइमरी का मास्टर जब गांव में आज भी घूमता है तो गांव में चर्चा होती है, पढ़ा लिखा आदमी सही बात बता रहा है या नहीं है? इतनी इज्जत तो अभी हमारी है। और यही काम अगर आपने 5-5-5 का 20-20 का कर दिया तो आपको मैं समीकरण बता दिया हूं। यहां कुछ लोग उनके समर्थक बैठे होंगे, वो कहते हैं मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं ना हाँ मानता हूं मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन प्राइमरी के मास्टर से ज्यादा मैनेजमेंट कोई नहीं जानता है। मैं तो बता रहा हूं, अगर ईवीएम की सही ट्रेनिंग अमित शाह साहब और निर्वाचन आयोग प्राइमरी को मास्टर को सही वाला बता दें, यही काम खत्म कर देगा। लेकिन वो सही वाला बताते नहीं है। सही है नहीं? सही है। ये मास्टर की है, प्राइमरी का मास्टर, और पूरा चुनाव। और आप डरिएगा नहीं। कोई पूछे आप क्या कर रहे? मैं वोटर बन रहा हूं, कोई अधिकार उनको रोक देने का क्या? मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं, कोई अधिकार है को रोक देगा क्या? मैं नहीं कहता आप उनसे लड़ो, मैं नहीं कहता झंडा इतना बड़ा लगा तो आप इतना बड़ा, कुछ नहीं। आप सिर्फ वोटर बनो और वोटर डाल दो, इतने में आपका परिणाम। और जिनको थोड़ा घबराहट है उसके बाद भी मैं बता दूं, नागपुर का नाम सुना? नागपुर दिल्ली से सरकार नहीं चलती, लोग बताते हैं नागपुर से चलती है। लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता है। नागपुर नाम सुना है ना? नागपुर से सरकार चलती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी पिछले 2 साल पहले वहां पर एमएलसी का चुनाव हुआ। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज लोग लड़े, पूरी टीम, पूरा राजनीतिक दल, पूरा ताकत, पूरा पैसा लगाया गया। और हम सब ने तय करके अपने पदाधिकारी को नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी का चुनाव लड़ाए। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ, हम सब ने वहां उसको जिता दिया, नागपुर सीट। और नागपुर अगर सीट जीती जा सकती है तो लखनऊ भी जीता जाएगा। उतना बड़ा मैनेजमेंट तो नहीं होगा किसी का। अभी बिहार में 4 महीने पहले, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत आदरणीय अधिकारी थे और सारे शिक्षक बेचारे कर्मचारी हैं, उस अधिकारी को बहुत आशीर्वाद देते हैं, विजय किरण आनंद, सारे कर्मचारी से उनके आशीर्वाद निकलती है उनके लिए। अरे हंस रहे हैं आप लोग, है ना? बड़े अच्छे अधिकारी थे, है ना? तो ऐसे वहां एक पाठक जी थे बिहार में, बस मतलब जैसे उनको, हमको लगता है प्राइमरी समय पढ़ते रहे होंगे, कोई मास्टर कायदे से कूटा रहा होगा, उसी का वो हमको लगता है उसी का वो अपना बदला ले रहे थे पाठक जी। वहां पाठक जी थे, एक हमारे कर्मचारी नेता था, शिक्षक नेता था, उसको भाई साहब बैठ जाइए, उसको जानते हैं
उसको निलंबित किए, फिर FIR किए, फिर मन नहीं भरा, फिर लड़ा, उसको बर्खास्त कर दिए और बर्खास्त कर दिए। अब बेचारा वो खाली हो गया। देखिए जिंदगी में कभी डरिएगा नहीं किसी चीज से, आपके लिए कोई अच्छा होता है। वो बर्खास्त हो गया, खाली रहा। और उस समय चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी के एक लोकसभा सदस्य MLC थे, उनको लोकसभा टिकट मिल गया, वो चले गए दिल्ली, वो सीट खाली हो गई। वो चुनाव हुआ, हमारी टीम के लोग इकट्ठा हुए, कहते भाई क्या किया जाए इनका। उन्होंने कहा भाई साहब स्नातक का चुनाव है, लड़ा दो, हम लोग सब स्नातक हैं, जिता लिया जाएगा। और उसके पास तो कोई संगठन भी नहीं था, आपके पास तो नेटवर्क है, आपके पास गांव जिले ब्लॉक सब गठित है, वहां कोई नेटवर्क नहीं, भावना थी कि गलत हुआ है और हम सब ने उसको उतारा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो बंदा जीत गया। और जीता ही नहीं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है चौथी नंबर पे, तेजस्वी तीसरे नंबर पे, जन सुराज वाले दूसरे नंबर पे और अटेवा OPS वाला पहले नंबर पे। समझ में आ रही बात नहीं? और मजेदार देखिए, तब तक पाठक जी ट्रांसफर हो गया सचिवालय और वो जीत गया। और उसी दिन पहले दिन सदन जा रहा था, पाठक जी गेठे मिल गए गणमान्य जी। अब सिस्टम बदल गया ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये भ्रम में न रहिएगा, आप अपनी ताकत को पहचानिए और किसी से लड़िए नहीं। मैं नहीं कहता किसी लड़िए, आप किसी बुराई करिए, लेकिन आप अपनी ताकत को पहचानिए। और आपको पता है या नहीं पता है, अटेवा जब से आया है राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चा है, और जो लोगों ने इसको खूब लाभ लिया वो ज्यादा चर्चा में है कि अब क्या होगा। तो हमने सत्ता को और विपक्ष को दोनों को कहा है, OPS के लिए हम वो सब करेंगे जो करना चाहिए, और हम किसी के बदुआ मजदूर नहीं है, हम किसी के बदुआ मजदूर नहीं है, हम अपने मुद्दे के लिए हैं और मुद्दे काम करने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। तैयार हैं? और जब अटेवा ही आपके बीच आ गया, आपका नेतृत्व आपके बीच में आ गया, तो आपका उत्साह बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? कितने लोग लगता है कि आगे मामला फतह करना है? फतेह होगा, फतेह होगा। बस 7 जिलों की जब पेटिका खुले तो लखीमपुर उसमें पीछे न रहे, ये मैं आपसे कहने आया हूं। और अभी तक जितने भी हमने कार्यक्रम लखीमपुर को दिया, चाहे दिल्ली का दिया, चाहे यहाँ का दिया, चाहे जो कार्यक्रम किया, हमने जितनी उम्मीद लखीमपुर से की थी उससे ज्यादा लखीमपुर में दिया है। इसीलिए मेरा विश्वास, मेरा उम्मीद है अपने नेतृत्व पर, अपने जिला बॉडी पर, अपने ब्लॉक पदाधिकारियों पर कि इसमें भी 7 जिलों पर पहले नंबर पे आएंगे। ये मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। विजयवंत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजयवंत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेसिक के लोगों को एक सवाल आता है, मैं जब जाता हूं, हमारी जिला संयोजिका कहां बैठी है? वो मैडम डाली वर्मा जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। एक बार मात शक्ति उंगली जोरदार ताली लगा दीजिए, बहुत जोरदार, बहुत जोर, टुटर पुटर नहीं, जम के बजाइए यार। बेसिक के लोगों के सवाल आता है कि अगर शिक्षक में हमको मौका मिल जाए तो मैं पूरा इतिहास भूगोल पलट दूं। ठीक है, नहीं मिला, जहां मिला वहां पलट दो। पहले जहां मिला वहां पलट दो, और जो वहां पलट जाएगा तो फिर वहां हम जाके पलटेंगे। और मैं सवाल पैदा कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, GIC का आदमी शिक्षक में वोटर हो सकता है, प्राइमरी का क्यों नहीं हो सकता? कौन सा अपराध किया है? वो भी तो राज कर्मचारी है। ये सवाल सदन में जाएगा, यहां आप पलटो, वहां हम पलटवाएंगे। ठीक रहेगा? जहां मौका वहां पलटो, पहले पलट सकते हैं। अब एक काम और करना, 7 जिले में जो आपके लोग हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, मामा मौसा चाचा रिश्तेदार नातेदार जो भी आपका है, लिस्ट बना लीजिए, उनको फोन कर दीजिए, भैया स्नातक का फार्म मिल रहा हो, नहीं मिल रहा तो बताइए, उपलब्ध करा देंगे, स्नातक का वोटर बनिए। वो लिस्ट जिला वाइज आप विश्वनाथ जी को दे दीजिएगा, विश्वनाथ जी संबंधित जिला अध्यक्ष को दे देंगे, रायबरेली चला जाएगा, सीतापुर चला जाएगा, लखीमपुर हरदोई। ऐसे जब आप चलेंगे और सब लोग मिल करके एक ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि लोग याद करेंगे लोग। जैसे हम सब कभी कभी सोचते हैं ना
कोई देश के किसी कोने में लड़ता रहता है तो हम लोग स्वाभाविक रूप से जनवादी होने नाते उनके प्रशंसक को मिले हो ना मिले हो, लेकिन कहते यार वो लड़ता रहा, बहुत लड़ता है, उसको जीतना चाहिए। और जब वो हार जाता तो हमको तकलीफ होती है। हमारी उसकी मुलाकात नहीं है, लेकिन सिंपैथी रहती है कि नहीं यार लड़ने वाला। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, उसको पार्टी से नहीं जोड़िएगा, पार्टी से नहीं जोड़िएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे एक नाम चंद्रशेखर का इस समय चल रहा है, लड़ता था, भिड़ता था, खड़ता था, दौड़ता था, लोगों ने सदन पहुंचाया। उसकी टीम मजबूत हुई कि कमजोर हुई? मजबूत। बोलिए आप। बहुत मजबूत। अच्छा, लड़ने वालों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। और ध्यान रखना, दो बड़े गठबंधन के बीच में, ये प्रेरणा का विषय हो, प्रेरणा कहीं से लिया जा सकता है। दो बड़े गठबंधनों के बीच में अकेला खड़ा होकर के सदन में पहुंचा। और जब ऐसे लोग उतरे हैं तो जनतंत्र मजबूत होता है, ताकतवर होता है। पार्टियों के लोग बहुत बंधन में होते हैं, और हमें भी पार्टी से ऑफर था, कई पार्टी से। मैं भी चाहता था पार्टी से भी लड़ सकता था, कई फायदे थे, लेकिन मैंने सोचा जिसके लिए मरा हूं, जिया हूं, उसी के दम पर लड़ूंगा। तो कोई किसी दल का प्रत्याशी होगा, कोई किसी दल का प्रत्याशी होगा, विजय बंधु आपका प्रत्याशी है। अब आपको तय करना है क्या करना है। और एक लास्ट अपनी बात कहते हुए खत्म करूंगा। हम यहां से अभी तक जितने एमएलसी भेजे हैं स्नातक के, जनप्रतिनिधि नहीं भेजा है, धन प्रतिनिधि भेजा है। धन प्रतिनिधि, सब समझ में आ रहा है? हमने क्या भेजा है? धन प्रतिनिधि। और दोनों लोगों से कहना एक बार चले जाना, व्यक्तिगत संबंध होगा। सर आप बोल दीजिए निजीकरण मुर्दाबाद। अरे निजीकरण खुदे पोषक है, मुर्दाबाद क्या बोलेंगे? और आपकी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है, और वो निजीकरण के पोषक हैं, और हम उन्हीं को वोट दे दे तो हम भी तो पोषक में आ गए। नारे हम खूब लगाए, वोट वहां दे आए। तो हमने अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं चुना, धन प्रतिनिधि चुना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं कह रहे। लास्ट अपील और करता हूं, बना करूं, बहुत टाइम हो गया। मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपनी तरफ से 200, 500, 1000, 400 जो भी खर्चा होगा आराम फार्म भरवाने में कर देना। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? करेंगे। 2000, 4000 नहीं खर्चा कर सकते हो? करेंगे। अब हमसे क्या करोगे? हमसे पैसे की उम्मीद करोगे? हम पैसा नहीं देंगे। बस ध्यान रखना, दोनों में अंतर क्या? हमारा आदमी अपना पैसा खर्चा करके वोट फॉर ओपीएस में गया है। किसी से पैसा लिया आपने? हमारे किसी साथी ने किसी दल से पैसा लिया? अपना पैसा, अपना समय, अपना रिस्क लेकर वोट फॉर ओपीएस में किया है। जब तुम्हारे लिए कर सकता है तो अपने संगठन के लिए भी कर सकता है। तो 2, 4, 5 हजार अगर खर्चा हो तो कर देना, फर्क यही आएगा। आप बिना पैसे के फार्म भरवाओगे और वहां 1000 मिलेगा तो 5 भरवाएंगे, अगला मिलेगा नहीं तो नहीं भरवाएंगे। वो इंतजार करेंगे मिले तो भरवाए। सही है नहीं सही है? लास्ट में आगामी कार्यक्रम की बात करके खत्म करूंगा। अभी 1 अगस्त को आपने क्या निकाला था? क्या निकाला था? रोष मार्च। जो हमारी पूरी जिले की बॉडी है, वरिष्ठ सलाहकार संतोष वर्मा जी हैं, सह संयोजक सुरेंद्र कुमार जी, ओम प्रकाश जी, सुनील प्रकाश वर्मा जी, सतीश वर्मा जी, जिला संयोजिका डाली वर्मा जी, सह संयोजिका नीलम राज जी, मंत्री बलवीर यादव जी, लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी, आशीष श्रीवास्तव, सोमेंद्र मौर्य जी, विकास वर्मा, प्रफुल्ल भारती जी, संगठन मंत्री में अमित शुक्ला जी, अवधेश प्रताप सिंह, सीताराम मौर्य जी, विनोद विश्वकर्मा जी, फरमान अली जी, राजेश वर्मा जी, मीडिया प्रभारी में डॉक्टर कमल किशोर मौर्य जी, रामानुज वर्मा जी, आईटी सेल प्रभारी रिपुंजय जी और प्रिया वर्मा जी, जिला प्रभारी सांस्कृतिक विशेष वर्मा जी, इन सब के सहयोग से एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। मैं पूरी टीम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ध्यान रखना, आपको तालियां अगर भविष्य में जीवन में कभी लेना है तो दूसरों के लिए तालियां बजाना सीख लीजिए। आप इन पूरी टीम के लिए शानदार तालियां बजाइए। और इस पूरी टीम को जो कमांड कर रहे हैं, इस पूरी टीम को जो नियंत्रित कर रहे हैं, इस पूरी टीम को जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो जाबाज साथी हमारे, चाहे हमारे मंडल के, बरेली मंडल के पर्यवेक्षक संदीप वर्मा जी हों, और एक ऐसे खिलाड़ी हैं, आपको गर्व होना चाहिए लखीमपुर के लोगों को, एक ऐसा खिलाड़ी, जब मुझे कहीं लगता है कि यहाँ हमारी टीम कमजोर होती है, वहां पर इनको पर्यवेक्षक बनाते हैं। पहले लखनऊ के पर्यवेक्षक हुआ करते थे, हमें लगा बरेली हमारा कमजोर है। संदीप वर्मा ने बरेली को, आज मंडल को मजबूत करने में बहुत बड़ा काम किया है। मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूं।
राजेश पांडे आप ऐसा कोनूर है। जब हमारी शुरुआती दौर में लखीमपुर में बात हो रही थी तो राजेश पांडे से हमारी बात हुआ करती थी। राजेश भाई सब कहते यार अटेवा खड़ा करना है, तो राजेश भाई कहे खड़ा तो हो जाएगा सर, हमको बहुत दूर हमारा स्कूल है, जाना पड़ता है, हम नहीं कर सकते हैं। हम कहे बुद्धिजीवी लोग ढूंढिए, आप जो नहीं कर सकते दूसरे कर सकते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा हमें सहयोग बनाओ न बनाओ, लेकिन मेरा इच्छा है कि अटेवा खड़ा हो, उसमें राजेश पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा साथ है। आज के बीच में आपके महामंत्री मनोज वर्मा जी, जिन्होंने बहुत मुझे पहली बार अच्छा लगा, आने वाले टाइम में अगर और कहीं मौका मिलेगा तो इनको संचालन का मौका देंगे। बहुत शानदार इन्होंने संचालन किया है, बहुत जाबाज साथी हमारे हैं, बहादुर साथी हैं। इनके ऊपर विशेष संकट रहता है, लेकिन फिर भी ये संगठन की इस लाइन पर चलते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबके बीच में इस पूरे कार्यक्रम का जो ताना वाना बुना, जो पूरे कार्यक्रम को शानदार तरीके से सजाया संजोरा, एक एक आदमी को जोड़ा, वो हमारे बहुत ही संगठनकर्ता शानदार विश्वनाथ मौर्य जी हैं, जिनके लिए जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। ऐसे जाबाज साथियों ने एक एक खीरा निकाल करके लखीमपुर को, अटेवा को एक बेहतर पहचान दिया है। और आपके बीच में सदस्यता अभियान भी चल रहा होगा, चल रहा है नहीं चल रहा? कितने लोगों ने अपनी सदस्यता करा ली है? बाकी जो लोग नहीं कराए, ध्यान रखना, आपको 200 रुपए देना होता है साल भर में। आप गणित लगाना, 365 भागे 200, 55 पैसे में पूरा आंदोलन चल रहा है। 55 पैसे में, पर डे 55 पैसा। देशव्यापी आंदोलन कितने पैसे में? 55 पैसे में चल रहा है। और 55 पैसा भी नहीं आप देना चाहते तो आप प्लीज टोपी, झंडा, बैनर उतार कर रख दीजिए और अपने बच्चों को समझा जाइए कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में डाल दीजिए, क्योंकि मेरी कुव्वत नहीं ओपीएस बाहर खड़ा है, मेरी कुव्वत नहीं। तो सभी लोग अटेवा के सदस्य बनेंगे, सिर्फ बनेंगे, सिर्फ बनेंगे। पिछले सदस्यता के रिकॉर्ड को विश्वनाथ मौर्य पूरी टीम को इस बार तोड़ना है। जो भी पिछली बार की सदस्यता रही है, इस बार उससे ज्यादा आपको लखीमपुर से देना है। तैयार हैं? और अटेवा के अलावा लड़ कौन रहे हैं बताइए? कोई लड़ रहा है क्या? प्राइमरी के लोग इसमें हैं? ऑनलाइन अटेंडेंस हुआ था, सबसे ज्यादा कौन लड़ा? अभी मर्जर की बात आई थी और मैं नहीं करो, अभी टीवी डिबेट हुई भारत समाचार पे, 2 शिक्षक नेता टीवी डिबेट पर जब सवाल पूछा गया आप मर्जर के खिलाफ है विरोध में, उन्होंने कहा ना खिलाफ में है ना विरोध में। ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और विजय बंधु पहले दिन से मर्जर के खिलाफ था। ये मर्जर नहीं है, ये भविष्य का मर्डर है, ये भविष्य का मर्डर है। गरीब बच्चा कहां पढ़ेगा, कहां जाएगा? और यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सब उसी प्राइमरी से, उसी टाट पट्टी पे बैठ कर पढ़ के यहां आए हैं, है या नहीं है? जब स्कूल खत्म होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म होगा। अटेवा मर्जर के खिलाफ है, पूरी ताकत के खिलाफ है, और पूरी ताकत के साथ हमने डिबेटों में भी शामिल रहा। और एक भी शीर्ष नेतृत्व का किसी संगठन का मर्जर पर कोई इंटरव्यू, कोई बयान बता देना, अटेवा के अलावा कोई नहीं दिए। जानते वहां तालमेल बैठाया जाता है। ऐसा कुछ करो कर्मचारी भी मैनेज रहे और सरकार भी मैनेज। अटेवा इधर और उधर नहीं, यस या नो, एनपीएस या ओपीएस, मर्जर या मर्जर के खिलाफ, एकदम क्लियर कट फंडा है। सही है? सही है? और अभी हमारे बीच में तमाम जिला प्रदीप जी हमारे आए, खान साहब आए, वो पीलीभीत के हमारे साथी। और एक अभी घटना आपने सुना होगा बरेली का, कितने लोगों ने सुना है? कर्मचारी इतिहास में अटेवा पहला संगठन बना जिस पर 6 महीने का कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया, अटेवा बरेली पर। ये बताइए प्रतिबंध किस पर लगाया जाता है? जो घर में चुपचाप बैठता है कि जो लड़ता है? अरे भाई जो लड़ेगा उसी पर प्रतिबंध लगेगा। याद है आपको? 6 महीने का प्रतिबंध। ये लोकतंत्र में तानाशाही है और ये नहीं चलेगी। हमने इनसे बात किया, इन्होंने कहा ऐसे ऐसे मामला, हमने कहा डीएम साहब को एक बार अवगत करा दीजिए, और अगर उसके बाद नहीं होगा तो मैं बरेली की टीम को विश्वास करता हूं, अगर बात उधर से एक्शन रिएक्शन की चलेगी, पूरा अटेवा उत्तर प्रदेश बरेली आएगा। छह महीने का प्रतिबंध, सोचो आप,
लड़ कौन रहा है, इसी प्रतिबंध लगता है। आप तक कभी सुना किसी संगठन के जिला अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया है? अटेवा के साथियों को कई बार किया गया है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लगता है कि ये लोग बोलते हैं, हकों की आवाज उठाते हैं, तो जो लड़ता है उसी के साथ होता है। तो आप सबसे आगामी कार्यक्रम की बात जो मैं कर रहा था उसकी बात मैं करूं। 1 अगस्त को रोष मार्च हो गया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हमारे आपके सम्मान का दिवस है। प्रतीक के रूप में उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को हम बताना चाहते हैं, अपने सम्मान दिवस पर हम सब भूख पर रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उपवास पर रहेंगे। ओपीएस के लिए उपवास, ओपीएस के लिए, ओपीएस के लिए। और इसमें छूट दी गई है, आप ब्लॉक में ब्लॉक में करिए, स्कूल में करिए, कार्यालय में करिए, जिले में है कहीं एक कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई हमारा क्रांतिकारी, उसके मील पर बैठ कर 20 लोग 50 लोग, कोई यहाँ कोई वहां, मतलब कहीं भी, लेकिन उपवास करना है। हम संकेत देना चाहते हैं जो मेरे सम्मान का दिवस है उस दिन भी हम भूख हड़ताल पे हैं, उपवास पे हैं। सरकार इस बात को सोचो, देश का निर्माता, देश का भाग्य विधाता उपवास कर रहा अपने सम्मान के लिए। सर के पास एक मैसेज सरकार के पास जाए, रहोगे उपवास? एक दिन नहीं खाना क्या दिक्कत है? चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा। तैयार हैं? तैयार है। उपवास। उसके बाद 1 अक्टूबर को गांधी जी की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया पे कैंपेन है। उसके बाद 25 नवंबर क्या करना है? जोर से बताइए जो जानते हैं। दिल्ली चलो। 25 नवंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर। तैयार हैं? और 2 दिन पहले छुट्टी भी है, 23 और 24 छुट्टी है। परिवार को भी साथ लेकर लाल किला घुमाइए। और इस आंदोलन में परिवार को जोड़िए, और कहीं जाइए परिवार को मत ले जाने की, अटेवा में आइए, उसको बताइए तुम्हारे लिए तो मर रहा हूं। सही है नहीं सही है? 2 दिन छुट्टी पहले है। आप 25 नवंबर को अभी से तय कर लीजिए। और दिल्ली को नजारा आपने देखा है। अभी 21 को मैं गुजरात से आया हूं, अभी 15 सितंबर को मैं पटना बिहार रहूंगा, और बिहार की रणनीति आपको मैंने समझा दिया। वहां पर मैंने रैली रखा है। 15 सितंबर को पटना रहूंगा। तो जब मैं बाहर रहूंगा तो इस क्षेत्र के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी। किसकी? हमारी। अब हाथ नहीं उठा रहे हैं। ओपीएस की बात तो पूरा हाथ, और जब चुनाव की बात तो अधूरा हाथ। ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप सबकी रहेगी। तो तैयार है ना? तैयार है। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष संदीप वर्मा जी और जगदीश जी, बहुत ही दोनों हमारे जाबाज साथी हैं। और आशीष वर्मा जी का घर भी यही है, लखीमपुर। ये पता नहीं मायका कहते हैं, कहते लखीमपुर हमारा मायका है। आशीष वर्मा जी मंडल के अध्यक्ष हमारे, जगदीश जी हमारे बरेली के मंडल अध्यक्ष, और कुछ लोगों की जिलों में ड्यूटियां लगाई गई है। आपकी ड्यूटी का मतलब हुआ यहाँ आप लगातार बात करते रहे, फार्मों की पोजीशन लेते रहे, कौन दिक्कत हो रही उसको पूछते रहे, जहां फार्म कम हो फार्म पहुंचाते रहे। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, फार्म भरवा लेना। आपकी जब वोटर लिस्ट बनेगी, अटेवा का फार्म इतना चला जाए, फार्म से ही रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, उसी से क्लियर हो जाए। और इसमें मजे की बात है, आप जो घबराते हो ना, इस वाले चुनाव में ईवीएम नहीं है। इसमें और ईवीएम नहीं है, और प्राइमरी मास्टर है। आज से लेकर संकल्प ले, रोज 5 फार्म भरवाइए, डेली तय करिए 5 फार्म भरवाना है। तैयार है? लखीमपुर कितना टारगेट लिया याद है आपको? 18,000। 18 से 1 वोट कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए। ठीक है? क्यों भाई संदीप जी? 18,000 का संकल्प लिया है लोगों ने, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपको बताऊं, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा जानते हैं? जब वो रिजल्ट आएगा तो पूरे प्रदेश से 11 लोग चुन के आएंगे, एक अकेला साथी आपका जाएगा। लखनऊ के ईधान विधान चारों तरफ वहां सिर्फ अटेवियन दिखाई पड़े, जब खबर मिल जाएगी अटेवा जीत गया।
और उसमें कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। पूरा प्रदेश और पूरे देश को आप मैसेज देंगे। लास्ट बात कहते हुए एक कुछ लोगों का मनोनयन है, उसको दूंगा, आप बैठे रहिएगा। देखिए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं सभा को समाप्त करूं, ये काम संचालक का होता है, तो उनके मुंह से ही चलेगा। आप बैठे रहिए जितनी देर, 5 मिनट। और एक आपको लास्ट फिगर दिखाते हुए, ये खबर जब आप जीतेंगे तो आपकी खबर प्रदेश में नहीं देश में जाएगी। और पहली बार ये मैसेज जाएगा 2 बड़े बड़े दल, 2 बड़े बड़े नेता के बीच में कौन ऐसे लोग हैं जो उलटफेर कर दिए, देश का राजनीतिक विश्लेषण का विषय बनेगा। ये आपकी बदौलत राजनीति। अच्छा ये बताइए, सारे टीवी चैनलों को दिन विश्लेषण हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आपने तमाम लोगों को विश्लेषण सुना है, एक बार अपने संगठन का विश्लेषण करा के देखिए, आपको कैसा लगेगा। और मैं वादा करता हूं, अटेवा को अगर वो मौका मिलता है तो आपका संगठन और आपका आंदोलन ताकतवर होगा, 100 गुना आगे बढ़ाऊं। क्यों? 14 सीएल है, आप अपने घर को नहीं देख पाते, हमको पूरा देश देखना। मैं फ्री हो जाऊंगा, आज केरल, परसों राजस्थान, परसों हिमाचल, परसों यहाँ लोग टाइम मांगते, मैं दे नहीं पाता। मैं फ्री होऊंगा, पूरे देश में घूम घूम करके इस आंदोलन को 100 गुना बड़ा करूंगा। लास्ट, आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, बहाल होगी, बहाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप बैठे रहेंगे, संचालक महोदय घोषित करेंगे। विजय बंधु जिंदाबाद।